हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2 मार्च 2024 को इंग्लिश का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस बार 2 मार्च को इंग्लिश के पेपर में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, हम अब ऐसी तैयारी करेंगे जैसे टॉपर लास्ट के मंथ में करते हैं। हम आपको ऐसी ऐसी क्लासेस जब देंगे, अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, एक महीने में आप लोग पढ़कर इंग्लिश में 98 99 लेकर आएंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे बुक के इंग्लिश ग्रामर के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। टोटल 10 टॉपिक हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में, इन 10 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये एक मैराथन क्लास है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सेक्शन सी, देखिए आपके इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ABCD। सेक्शन सी आपका ग्रामर होता है, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो हम ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पूरे सेक्शन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, और ये सेक्शन जो होता है ये 25 नंबर का टोटल होता है, मतलब ग्रामर और ट्रांसलेशन लेकर 25 नंबर का होता है। तो इस वीडियो में हम पूरा इंग्लिश ग्रामर और साथ में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। दूसरा सिंथेसिस आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, 2 नंबर इसका भी आता है। ठीक है, 2 नंबर का। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन आप सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इन सबके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मतलब ये टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, फिर सिनोनिम्स। ठीक है, उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, और लास्ट में हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मतलब आपके सेक्शन सी में टोटल 10 टॉपिक है। इन 10 टॉपिक को हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और बोर्ड एग्जाम की ऐसी तैयारी में आपको करवा दूं कि जाकर 2 मार्च को आप लोग ऐसा लिख कर आए कि टॉप करें। ठीक है, आग लगा कर आएंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। तो देखिए स्टूडेंट, सेक्शन सी में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। पहले हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। मतलब डायरेक्ट नरेशन दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द ओल्ड मैन सैड, यानी कि बूढ़े आदमी ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, यानी कि सूर्य प्रतिदिन पूर्व में निकलता है। तो हम सबको पता है भैया, सूर्य पूर्व में ही निकलता है, कल भी निकलता था, आज भी निकलता है और आगे भी निकलता रहेगा। ये ऐतिहासिक तथ्य है। और अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात आती है, तो जब उसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते। देखिए ये कौन सा टेंस है, राइज में एस या एस लगा है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपके नियम के अनुसार इसको तो इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है। इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, आप एक चीज ध्यान दें। देखिए ये इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। आप ये सोचिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, या फिर ऑप्टेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे द ओल्ड मैन। ठीक है, सैड को सैड ही रहने देंगे, क्योंकि सैड टू तो है नहीं, तो सैड, बीच में हम दैट लगाएंगे। जब भी हम असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, दैट। बाकी को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमें टेंस में परिवर्तन करना नहीं है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, और एवरीडे भैया लिख दीजिएगा, एवरीडे तो रहेगा ही, एवरी डे। ठीक है, बस हो गया। सिर्फ हमें दैट बीच में लगा देना है, इसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, हमेशा सदा सत्य रहने वाली बात तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था।
हमने असर्टिव सेंटेंस था तो कंजक्शन डैट लगाया बीच में और बाकी ऐसे लिख दिया। टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा सत्य रहने वाली बात यहाँ पे आई है। दूसरा देखिए क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है बताओ, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर प्लीज लगा है तो आप एकदम आंख मूंद कर कह दीजिए कि यहां पे रिक्वेस्टेड का यूज होगा सेड टू के स्थान पर, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हम सेड टू के स्थान पर उसी का यूज करते हैं जो हमारा अंदर रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होगा। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो हम सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अगर ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर्ड लिखते, अगर मना किया जाता तो हम फॉरबेड लिखते। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। तो यहां पे लिखेंगे ही सेड टू के स्थान पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा अगर मेरे समझाने से आपके समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए नहीं आएगा। इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझ में क्योंकि मैं ऐसे आपको समझाता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पूरा मैंने एक वीडियो में भी पढ़ा रखा है, मतलब पूरा रूल के साथ। उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। पूरा मैंने पढ़ा रखा है विथ रूल, तो वो भी पढ़ सकते हैं। आपको पूरी सुविधा में दे रहा हूं, आप लोग सिर्फ उसको सही से यूज करना सीखिए। मी तो मी ही रहेगा। अब देखो भैया, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यहां पे हम टू का यूज करते हैं, टू, बाकी हम ऐसे लिख देंगे हेल्प। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता तो हम दैट लगाकर दे शुड या बी शुड का यूज करते। तो इंपरेटिव में भी हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर ये निगेटिव होगा तो आगे नॉट लगाएंगे तब टू लगाएंगे। ठीक है, टू हेल्प मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, ये बताया था मैंने, फर्स्ट का सब्जेक्ट से, सेकेंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज। तो ये सब्जेक्ट से बदलेगा ही से तो हिम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ही के लिए हम हिम लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। बस हो गया, आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया है, बहुत ही इजी है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे क्लासेस भी आपको दी हैं जिसमें मैंने 10-15 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एक ही वीडियो में बताया, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप पूरे टॉपिक्स को पढ़ सकें। ठीक है, पूरे इंग्लिश के टॉपिक्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मतलब इंग्लिश ग्रामर में हम एक टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, 9 टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम अलग से पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन कुछ है नहीं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ठीक है, तो देखिए ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकता है। अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होता क्या है, कई बार बता चुका हूं, जो हमसे रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता होगा। मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी किसमें, जो ब्रैकेट में दिया गया है, बट मीनिंग ना बदले। इसको आपको कन्वर्ट करना है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और इनटू ए सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकता। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस। तो ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, टू रन फास्ट। ठीक है, यानी कि ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वो तेज दौड़ने के लिए बहुत मोटा है। ऊपर था वो बहुत मोटा है, वो तेज नहीं दौड़ सकता। नीचे है वो तेज दौड़ने के लिए बहुत मोटा है। ठीक है, तो भैया मोटा है तो क्यों मोटा है, उसने लापरवाही की होगी, उसको डेली योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी उसका फिटनेस अच्छे से बनेगा, जो आप लोग शायद करते होंगे डेली। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे, करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। कोई काम एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। कोई काम अगर बहुत ज्यादा मात्रा में करेंगे तो हार्मफुल है। जैसे पढ़ाई बहुत ज्यादा मात्रा में अगर करते रहे तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। बहुत ज्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, 18, 19, 20 घंटे, लेकिन 2-3 महीने पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं रेगुलर कह रहा हूं। तो ये आपका फर्स्ट वाला समझ में आ गया। मैंने दोनों सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना दिया, इसका मीनिंग भी नहीं बदला, यही है सिंथेसिस। बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी टॉपिक नहीं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, मतलब तुम कहां जा रहे हो, मैं नहीं जानता हूं। 2 सेंटेंस है, इसको एक सेंटेंस में बदलिए, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो पहले इसको हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, तो पीछे वाला आई डू नॉट
नो, ठीक है। where you are going, you are going। अब हमारे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर जी ये where लगा जब बीच में तो आर क्यों नहीं लगाया, यू लिख दिया आपने। देखिए where का दो मतलब होता है, एक तो होता है कहां, जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है कि कहां। अगर की कहां हम लोग यूज कर रहे हैं तब उसके बाद कोई जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब रहे, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहां जा रहे हो, इसका मतलब है कि कहां, ठीक। इस वेयर का मतलब, जैसे ग्रामर को जब आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक वेयर हम आगे लगाते हैं उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, आर इजारम जो होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे इस वेयर का मतलब होगा कि कहां, तो इसका मतलब क्या होगा, आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, यानी कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो, कि कहां आ गया, ये वेयर का मतलब होगा यहां पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेगा। कॉम्प्लेक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये वेयर वाला पढ़ेंगे जरूर से, पूरा कॉम्प्लेक्स जो पढ़ा होगा उसको पता होगा इस वेयर का मतलब कि कहां होता है, ठीक। समझ में आएगा, बस हो गया, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एक एक टॉपिक को समझिए कैसे आता है, अगर आप लोग समझ गए बहुत आसानी से आप करके आएंगे, फोड़ के आएंगे, 90% लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। देखिए स्टार्टिंग के जो 2-3 टॉपिक, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर सिनोनिम एंटोनिम तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव तो आता है, लेकिन जब आपको सही आंसर पता होगा तभी तो उसका आंसर करेंगे, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, मतलब इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए, दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM, यानी कि वो 8 बजे दुकानें बंद करते हैं, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। बताइए ये कौन सा टेंस है, दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM, यानी कि वो 8 बजे दुकानें बंद करते हैं, तो इसमें जो है ये ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इजारम लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, फिर अदर वर्ड बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं तब इजारम, ठीक है। समझ में आया, तो दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM, वो 8 बजे दुकानें बंद करते। कौन, वे, ये तो सब्जेक्ट हो गया, कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, क्या बंद करते हैं, दुकानें, क्या का प्रश्न करने पर आपको या किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहां पे दुकान ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट 8 PM लिख देंगे, गलत है, ये अदर वर्ड में आता है, ठीक है। तो यहां पे पहले हम लिखेंगे शॉप्स। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इजारम का यूज करते हैं, तो शॉप्स का मतलब कई दुकानें हैं, तो इसके साथ आर लिखेंगे, शॉप्स आर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, क्लोज्ड। अब एट 8 PM ऐसे लिख देंगे, एट 8 PM, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाई दे है, दे का दूसरा फॉर्म होता है देम, तो देम लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ही होता तो हिम, आई होता तो मी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, बस हो गया। यही है आपका पैसिव वॉइस, शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाय देम, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा बी ईट सो दैट बी में लिव, हम खाते हैं सो दैट, ताकि हम जीवित रह सकें। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है, ता का पर छोटी मात्रा की, ताकि, ठीक है। तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, भाई सभी लोग खाते हैं कि वो जीवित रह सके, वो पानी पीते हैं ताकि वो जीवित रह सके, ठीक है। तो इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, यानी कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, इसको सिंपल सेंटेंस में आपको बदलना है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, बी ईट टू लिव, टू लिव, यानी कि हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, इस टू का मतलब के लिए, तो हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। ऊपर था कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, नीचे है हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में भी आप चेंज कीजिए लेकिन मीनिंग ना बदलना चाहिए, ठीक है। तो वही मीनिंग यहां पे भी है, मैंने इसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था। देखिए सबको समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट को नींद आने लगी होगी, अरे यार क्या सर बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़े हो तो कम से कम अब समझ लो, हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन सेम आ जाए और आप करके आ जाए, ठीक है। तो आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाती है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, मैं भी आपका पूरा हेल्प कर रहा हूं निस्वार्थ तरीके से, ठीक है।
समझ में आया? कहीं भी आप कोचिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको पैसे वहां पे देने पड़ेंगे, यहाँ पे हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंटैक्स। ये सिंटैक्स क्या होता है? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, कुछ गलतियां होंगी आपके सेंटेंस में, उसको सही करके लिखिए, ये सिंटैक्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है हमारे बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, और ये ऐसे भी आता है। देखिए, आई हैव ए 10 रुपीज नोट, मेरे पास 10 रुपए का नोट है, इसमें गलती क्या है? देखिए इसमें क्या गलती है उसको सही करते हैं। तो यहां पे आपको इस प्रकार से लिखना है, आई हैव ये 10 रुपीज नहीं लिखना है, रुपी लिखना है, क्योंकि 10 आगे ऑलरेडी लिख दिया गया है, 10 रुपी नोट। बस सिर्फ यस नहीं लगाना है, इतनी छोटी सी गलती, मतलब बहुत छोटी छोटी गलती भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी गलती भी हो सकती है, गलती तो गलती होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो वही आपको सही करके लिखना है। दूसरा देखिए, ही फॉट विथ मी टूथ एंड नेल, इसका मतलब क्या होगा? वो मेरी विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ा। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से, ऐसा मत समझिए कि दांत और नाखून से लड़ा, ठीक है, मतलब पूरी ताकत से लड़ा। भाई उसमें दांत भी यूज कर सकता है, नाखून भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ही फॉट विथ मी टूथ एंड नेल, यानी कि वो मुझसे पूरी ताकत से लड़ा, मेरे विरुद्ध, ठीक है। इसमें गलती क्या है? ही फॉट, फाइट मतलब होता है लड़ना, इसका सेकेंड फॉर्म फॉट, ठीक है। बिथ नहीं रहेगा यहां पे, बिथ नहीं रहेगा, बिथ के जगह पर अगेंस्ट रहेगा। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट, यही गलती है। बिथ के जगह पर अगेंस्ट रहेगा, मी ऐसे ही रहेगा, टूथ ऐसे ही रहेगा, एंड नेल भी ऐसे ही रहेगा। तो ही फॉट अगेंस्ट मी टूथ एंड नेल, यानी कि वो मेरे विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ा। ये बिल्कुल राइट है, यही छोटी छोटी गलतियां हैं, सही करो, नंबर ले जाओ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जिसका नाम है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें क्या होता है? देखो भैया, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां, याद है कि नहीं? पढ़ा होगा। वही इसमें आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां बोलिए, चाहे आइडियम्स एंड फ्रेजेस बोलिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, सबसे पहला वाला है फेयर एंड स्क्वायर। जैसे उसमें आपको हिंदी में दिया रहता है क्वेश्चन, उसका अर्थ हिंदी में लिखना होता है और वाक्य प्रयोग भी हिंदी में करना होता है। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसका मीनिंग इंग्लिश में लिखिए और वाक्य प्रयोग भी इंग्लिश में कीजिए, बस वही है। तो देखिए, फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। अब इसको सेंटेंस में यूज कीजिए ताकि इसका यूज करके आप लोग अच्छे से सेंटेंस में यूज कर सके और नंबर प्राप्त कर सके। तो इसको ऐसे लिखना है, यू मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर। देखिए, फेयर एंड स्क्वायर मैंने यूज कर दिया, इन योर डीलिंग, यानी कि यू मस्ट बी, तुम्हें रहना चाहिए फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार, इन योर डीलिंग, अपने लेन देन में। तो तुम्हें अपने आप को अपने लेन देन में ईमानदार रहना चाहिए भाई, ठीक है, ना किसी से 2 पैसे फालतू लेना, ना किसी को देना, काम खत्म। तो यू मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन योर डीलिंग। देखिए, फेयर एंड स्क्वायर इसमें आ गया, ये सेंटेंस में यूज हो चुका है, बस हो गया। यही करना होता है जैसे हिंदी में। दूसरा देखिए, बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, यानी कि इस प्रकार से लिख दीजिए इंग्लिश में, कॉज ऑफ क्वेरल। देखिए, आप हिंदी के साथ यहां पे लिख दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है, यानी कि झगड़े की जड़। जैसे देखिए, जैसे कश्मीर है भैया, कश्मीर इज ए, अब बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर इज ये बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर इज है ए बोन ऑफ कंटेंशन, एक झगड़े की जड़ बिटवीन के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के। तो कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़ है। हम लोग कहते हैं कश्मीर हमारा है और वो लोग कहते हैं हमारा है, ठीक है।
समझ में आया? बाप बाप होता है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, बस हो गया। आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इट इज क्रूशियल टाइम फॉर योर स्टडी। ठीक है, सबसे क्रूशियल टाइम है, तो टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंटोनिम्स आता है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो भाई। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप पे आता है, आप ऐसे बता रहे हैं। देखो अगर क्वेश्चन आ गया कि एंटोनिम ऑफ डिपॉजिट इज, फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो मैं बताऊंगा वही तो ऑप्शन रहेगा, अलग से ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं वैसे भी बना दूंगा, हमें कोई एतराज नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो एंटोनिम्स जैसे फर्स्ट है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, जैसे आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। उसके बाद में इसका एंटोनिम होगा विथड्रॉल। विथड्रॉल या विथड्रॉ कर सकते हैं। विथड्रॉल, विथड्रॉल का मतलब होता है निकासी। डिपॉजिट का मतलब जमा करना, विथड्रॉ का मतलब निकालना। ठीक है, या विथड्रॉ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डिपॉजिट का एंटोनिम। इसका मतलब जमा करना, इसका मतलब निकालना। देखिए स्टूडेंट, एक चीज ध्यान दीजिए, आप हिंदी अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हमारा मेन पावर शब्दों में ही है। दूसरा इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? गिल्टी। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। तो इनोसेंट का मतलब निर्दोष, गिल्टी का मतलब अपराधी। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट, ऑप्शन दिया रहेगा गिल्टी, आप सही कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, बस हो गया। ऐसे सिनोनिम्स भी आता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समानार्थ रखते हो। जैसे देखिए फर्स्ट है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है, समानार्थी शब्द का मतलब क्या होगा? वर्ड अलग अलग होंगे लेकिन उनका मीनिंग सेम होगा। जैसे ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत या विजय, किसी पर विजय प्राप्त कर लेना। इसका होता है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय या जीत, मतलब दोनों का अर्थ होता है जीत या विजय, क्योंकि दोनों का अर्थ समान है, इसीलिए इसको सिनोनिम्स बोलते हैं, समानार्थी शब्द। इसका मतलब भी जीत या विजय, इसका मतलब भी जीत या विजय। ठीक है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। अच्छा, दूसरा देखिए जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष या चोटी, तो इसका आप लिख सकते हैं टॉप, इसका आप लिख सकते हैं एपेक्स, इसका आप लिख सकते हैं क्लाइमैक्स। ठीक है, मतलब कई इसके सिनोनिम्स हैं। इसका आप लिख सकते हैं समिट। मतलब भाई मैं सबको बता दूं ताकि कोई भी ऑप्शन आए आप उसको अच्छे से कर सकें। ठीक, जितना मैं बता सकता हूं। तो जेनिथ का मतलब होता है टॉप यानी कि शीर्ष या चोटी। तो टॉप का मतलब भी शीर्ष या चोटी, एपेक्स का मतलब भी शीर्ष या चोटी, क्लाइमैक्स और समिट का मतलब भी वही होता है। बस हो गया, यही होगा भैया सिनोनिम्स। ठीक है, मतलब समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई। इसमें देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ध्यान से समझिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फर्स्ट है व्हिच कैन नॉट बी कंक्योर्ड आर डिफीटेड, यानी कि जिसे जीता या हराया नहीं जा सकता, मतलब जिसे जीता ना जा सकता या फिर जिसे हराया नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग इनविंसिबल। इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जो अजेय हो, जिसको कोई हरा ना सके, वो अजेय होता है भैया। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, कोई नहीं हरा सकता आपको। दूसरा देखिए, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ये चाइल्ड बॉर्न, एक बच्चे का जन्म आफ्टर के बाद, द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के बाद। तो ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं भैया, देखिए ध्यान दीजिए, उसको बोलते हैं पोस्थमस, पोस्थमस चाइल्ड। चाइल्ड इसका हिंदी होगा मरणोपरांत बच्चा। मैं लिख देता हूं मरणोपरांत बच्चा, यानी कि ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ भैया, वो मरणोपरांत बच्चा होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सिर्फ दो टॉपिक और हैं इसमें हमारा इंग्लिश ग्रामर में, होमोफोन्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए उसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स में क्या होता है? देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कैरियर, कैरियर दोनों बोलने में और दिखने में थोड़ा थोड़ा सेम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो जुड़वा होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस यहां पे निकालना। जैसे देखिए कैरियर, कैरियर मतलब दोनों सिर्फ सुनने में सेम लग रहे हैं, वर्ड में अंतर है। इसको करना क्या होता है? इसको आपको सेंटेंस में यूज करके दिखाना होता है कि इसका मीनिंग अलग अलग है। सेंटेंस में यूज करके इसका मीनिंग क्लियर कीजिए कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, जैसे देखिए इस कैरियर का मतलब क्या होता है, इस कैरियर का मतलब क्या होता है। इस कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय। जैसे आप कैरियर में क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपका व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय।
ठीक। इस कैरियर का मतलब होता है वाहक। जैसे आप लोग देखते होंगे बस वो सॉरी ट्रक होता है, उसमें लिखा रहता है गुड्स कैरियर, ठीक है, यानी कि अच्छा वाहक है, सामान ढोने वाला। ठीक, तो ये कैरियर व्यवसाय, ये कैरियर का मतलब वाहक होता है। मतलब इसको सेंटेंस में यूज करना है, जैसे अभी हमने आइडियम्स एंड फ्रेजेस में किया, ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हम इस कैरियर को यूज करेंगे, इस कैरियर को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे टॉम्स, टॉम्स कैरियर, कैरियर was not very impressive, यानी कि टॉम का कैरियर व्यवसाय वाज था, नॉट नहीं, वेरी बहुत, इंप्रेसिव प्रभावशाली। तो टॉम का व्यवसाय बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। यानी कि देखिए, बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, व्यवसाय, ठीक है, कुछ लोग अपने बिजनेस से बहुत आगे जाते हैं, बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं, वो एक प्रभाव, एक छाप छोड़कर जाते हैं। लेकिन जो टॉम्स है, इसका व्यवसाय बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। और कुछ लोग होते हैं छोटे मोटे व्यवसाय को करते हैं, उसी में उनकी जिंदगी बीत जाती है, ना तो वो चलता है उतना ज्यादा, ठीक है। तो टॉम का व्यवसाय बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। इस कैरियर का मतलब व्यवसाय। देखिए मैंने मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। दूसरा कैरियर देखिए, ये दूसरा कैरियर है, इसका भी सेंटेंस में यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे द ऑनर्स, द ऑनर्स ऑफ प्राइवेट कैरियर्स आर ऑन ए लिख दीजिएगा बीच में, ए लॉन्ग स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक। यानी कि द ऑनर का मतलब क्या होता है, जो मालिक होते हैं, द ऑनर मालिक, आप प्राइवेट कैरियर यानी कि निजी वाहक, देखिए वाहक होता है, जैसे ट्रक है, कोई ना कोई उसका मालिक होगा, ठीक है। तो निजी वाहक आर हैं ऑन ये लॉन्ग स्ट्राइक, यानी कि लंबी हड़ताल पर। तो निजी वाहक कंपनियों के मालिक लंबी हड़ताल पर हैं। यानी कि जो ट्रक होता है, ठीक है, उसके मालिक होते हैं अलग अलग, ड्राइवर अलग होता है, तो जो उसके मालिक हैं वो लंबी हड़ताल पर हैं, ठीक है, वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये आपका कैरियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग क्लियर हुआ, दोनों का हो गया। इसका मतलब होता है व्यवसाय, इसका मतलब होता है कैरियर, यही मीनिंग क्लियर करना होता है। ऐसे दूसरा देखिए होल, दोनों दिखने में थोड़ा सा सेम लग रहा है। होल, इस होल का मतलब क्या होता है, देखिए इस होल का मतलब होता है छेद, ठीक है, इस होल का मतलब होता है छेद, और इस होल का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि पूरा, अगर आप बोल सकते हैं होल का मतलब पूरा या पूर्ण, ठीक है। जैसे देखिए हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, ये होल आपका है, ठीक, तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, देयर इज ए होल इन द बॉटम ऑफ दिस बॉल, ठीक है, ऑफ दिस बॉल। तो कहा जा रहा है देयर इज ये होल, यहां एक छेद है, इन द बॉटम यानी कि नीचे, ऑफ दिस बॉल, इस कटोरे की। तो इस कटोरे के नीचे एक छेद है, यानी कि इस कटोरे के तल पर एक छेद है, ठीक, ये तो होल हो गया। दूसरा होल देखिए WHOLE होल, ठीक, इसका हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, आई हैव रीड द होल बुक, यानी कि आई हैव रीड, मैंने पढ़ लिया है, द होल बुक, पूरा किताब, मैंने पूरा किताब पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे अब आपको लोगों को पढ़ना है, पूरा बुक लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक। तो आई हैव रीड द होल बुक, मैंने पूरा किताब पढ़ लिया। तो देखिए दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया, अलग अलग हो गया, यही है होमोफोन्स, बस हो गया, ये टॉपिक भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा सेक्शन सी का लास्ट टॉपिक है, सेक्शन सी का, ठीक है, 5 नंबर का ये हमारे एग्जाम्स में आता है। बाकी सारे जो हैं इसके आगे जो मैंने बताया वो 20 नंबर के आते हैं, 20, 5, 25। देखिए क्या है, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से ही होता है। मतलब आपको हिंदी का पैसेज दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। देखिए भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। जो मनुष्य है भाई, जन्म होगा जैसे उसको भूख लगेगी, खाएगा पिएगा, ठीक है, आराम करेगा और क्या करेगा। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है।
जिसको भूख नहीं लगती समझ लीजिए वो गया, ठीक है, क्योंकि जो मृत है उसी को भूख नहीं लगेगी, उसी को खाने पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। भूख और भूखमरी असमानता का सूचक है। देखिए इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना, एक एक सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए, उसको ट्रांसलेट कीजिए। अगर आपको टेंसेज पता है तब तो इसको बहुत इजीली आप ट्रांसलेट कर लेंगे, अगर आपका ग्रामर अच्छा है। नहीं तो आपको किसी तरह समझ लीजिए ट्रांसलेट करना ही होगा अगर 5 नंबर लाना है। तो देखिए भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। किसका? भूख और इंसान का। तो मैंने यहाँ पे देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम बर्थ, यानी कि द रिलेशन संबंध बिटवीन के बीच हंगर भूख एंड ह्यूमन और मनुष्य के बीइंग वो होता है इज फ्रॉम बर्थ, यानी कि जन्म से ही। तो भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से ही होता है, ऐसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक पार्टिकुलर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, एक एक वर्ड समझाकर। आगे देखिए, जन्म से होता है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैन टेक्स हिज हंगर, यानी कि मैन आदमी टेक्स लाता है हिज हंगर अपनी भूख अलॉन्ग विथ हिज बर्थ, यानी कि अपने जन्म से ही। तो आदमी जो है वो अपने जन्म के साथ ही मनुष्य भूख भी लेकर आता है। भाई भूख लगेगी उसको, ठीक है। आगे देखिए, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। तो देखिए हंगर भूख इज है द प्रूफ, प्रमाण, प्रूफ का मतलब प्रमाण होता है, आप सर्वाइवल जीवित रहने का, आप एनी पर्सन किसी व्यक्ति के। तो भूख जो है वो किसी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। समझ में आया? आगे देखिए, लेकिन ये भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बन जाती है। बट अगर इफ ये अगर लेकिन अगर बट का मतलब लेकिन, इफ का मतलब अगर, दिस हंगर ये भूख स्टार्ट्स टेकिंग लेने लगे द फॉर्म ऑफ जस्ट, यानी कि हवस का रूप, ठीक है। तो अगर ये भूख हवस का रूप लेने लगे देन तब इट्स बिकम ये कॉज ऑफ वरी, इट ये बीकम बन जाती है एक कॉज, एक कारण ऑफ वरी चिंता की, तब ये एक चिंता का कारण बन जाती है, सबब बन जाती है, ठीक है। आगे देखिए, किसी की बेइंतहा लालच दूसरों की मुसीबत का सबब बन जाती है। देखिए समवन्स बाउंडलेस ग्रीड, यानी कि समवन किसी की बाउंडलेस ग्रीड, बेइंतहा, बाउंडलेस का मतलब बेइंतहा, ग्रीड का मतलब लालच, बीकम्स बन जाती है द रीजन, कारण आप समवन किसी की एल्स ट्रबल, परेशानी का। तो किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत बन जाती है। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। तो हंगर यानी कि भूख एंड स्टारवेशन और भूखमरी आर इंडिकेटर्स वो सूचक हैं ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता का, ठीक है। तो भूख और भूखमरी असमानता का सूचक है। बस हो गया, यही है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। समझ में आ गया सेक्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन सी है, पूरे सेक्शन सी, पूरे ग्रामर सेक्शन को मैंने एक ही वीडियो में बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको बेटर तैयारी करा सकें, आपको टॉपर इस बार बना सके। वो आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आप कितनी ज्यादा अच्छे से हमको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कहीं नहीं जाएंगे हम, फिर आएंगे आपके लिए कुछ नया लेकर। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।